नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। आज हम जिन्नात के साए का भाग चौथा साझा करने वाले हैं। प्रिया का मासूम चेहरा आंखों में भर लेने के लिए ही रमन ने उसे सुला दिया था। प्रिया को जी भर के देख देख कर वे लखनपुर पहुंच गया। मालूम ना पड़ा उसे रास्ते का। उसको लखनपुर की दूरी बहुत कम लगी। लखनपुर प्रवेश करते वक्त रोड साइड पर आस पास बहुत से फार्म हाउस थे। गाड़ी को एक जगह पीपल के पेड़ तले रोका उसने। प्रिया का हाथ पकड़कर चुपकी दी से जगाया। हड़बड़ाकर प्रिया उठ गई। वे कुछ बोलना चाहती थी मगर अपने होंठों पर उंगली रखते हुए रमन ने उसे चुप रहने का इशारा किया। कार के छोटे से लॉकर में रखा अभिमंत्रित नींबू संभाल कर प्रिया ने निकाला और गाड़ी से बाहर निकलकर रमन के हाथों में नींबू थमा दिया। दोनों की नजरें मिली। आंखों से ही आगे बढ़ने के लिए दोनों सहमत थे। जैसे ही प्रिया ने कपड़े में लिपटे हुए नींबू को खुला करके जमीन पर रखा तो वे तेजी से भागने लगा। हैरानी की बात वही थी कि नींबू उसी फार्म हाउस की ओर बढ़ गया जहां इस वक्त दोनों खड़े थे। रमन प्रिया का हाथ पकड़कर नींबू के पीछे भागा। शिकायत अब जमील को किसी से नहीं थी। बाबा ने अपना काम निस्वार्थ भावना से किया था। हैरान था वो कि कितने कम लोग ऐसे हैं जो बिना कोई मतलब के लोगों को जिंदा रखते हैं। बाकी कुछ लोग तो जिंदगी छीन लेने में काफी माहिर होते हैं। रास्ते में बाबा ने उसे कुछ खास बातें ध्यान में रखने की सलाह दी, जिसमें सबसे अहम बात यही थी कि कुछ भी हो जाए आज रात किसी को घर से बाहर निकलना नहीं है। कभी भी बीती बातों का जिक्र बच्ची के सामने करना नहीं है। जमील ने समझ लिया। बाबा को घाटी के पास उतारकर वो घर आया। सुल्तान और जमील ने आंखों से ही बात कर ली। सब कुछ सही ढंग से हो गया है, अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आलिया अपनी सास की गोद में सर रखकर सोई थी। जमील ने देखा कि आलिया के बालों को सहला रही अम्मी के चेहरे पर वात्सल्य की असीम बौछार छलक रही थी। सुल्तान ने राहत की सांस ली। जमील एक बड़ी लड़ाई लड़कर आया हो ऐसे सोफे पर बैठ गया। सुल्तान को सर में पट्टी बंधी हुई थी। शायद अम्मी ने घाव साफ करके पट्टी बांधी होगी। अब्बा जान, आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक हैं बरखुरदार, आर्मी के जनरल रह चुके हैं। हमारा मनोबल चट्टान की तरह है और दुश्मन धूल चटाना अच्छी तरह जानते हैं। जमील अब्बा जान का हौसला देखकर शर्मा गया। हम परेशान थे आप तीनों के लिए। वो कहीं आप में से किसी को नुकसान पहुंचाता तो खुद को माफ नहीं कर पाते। वो अब दफन हो गया है। सारा किस्सा एक बुरा ख्वाब समझकर भुला दो मेरे बच्चे। अपनी जिंदगी आलिया के साथ नए सिरे से शुरू करो। वादा करो कि इस घिनौने घटनाक्रम को भुला दोगे। कभी भी बहू के सामने इस बात का जिक्र तक नहीं करोगे। औरतों का दिल बहुत कमज़ोर होता है बेटा, जमील की अम्मी जान कह रही थी। आलिया पर जो बीती है वो उसके लिए कलंक था। कभी तुम उसके गहरे जख्मों को कुरेदना मत। जाओ अब बहू को उठाकर अपने कमरे में ले जाओ और वे जिंदगी जियो जिसके ख्वाब तुम दोनों ने देखे हैं। अब्बा जान की बात सुनकर जमील ने छोटे बच्चे की तरह आलिया को उठा लिया
उसके चेहरे पर सुकून के आसार थे, हल्की सी मुस्कान थी, होठों पर इस तरह कंपन हो रहा था जैसे किसी फूल को भ्रमर छू जाता है तब होता है। जमील उसे अपनी बेड पर ले आया। एक पल भी उसने अपनी नज़रें उसके चेहरे से हटाई नहीं थी। एक गहरा चुंबन उसने आलिया के फोरहेड पर किया। वो उसके बालों को सहलाने लगा था। किसान इस वक्त टॉर्च लेकर आंखें फाड़ फाड़ कर उस बोतल को बड़ी हैरानी से देख रहा था जो इस वक्त उसके हाथ में थी। दोनों अजनबी चले गए तभी वे भागता हुआ इस जगह पर आया था। टॉर्च की लाइट से देखा कि गड्ढा बनाकर कुछ गाड़ कर मिट्टी डाली हुई थी। अभी भी वे मिट्टी ताज़ी थी। उसके हाथ तेजी से मिट्टी को उड़ेलने लगे। वे जानना चाहता था आखिर कौन सी चीज़ थी जो वे लोग ज़मीन में दफन कर गए। काफ़ी मशक्क़त के बाद उसे बड़ी गिलास की बोतल हाथ लगी। बोतल से ऐसे प्रकाश की बौछार हो रही थी मानो उसमें कोई नागमणि हो। आसपास का सारा इलाका चकाचौंध हो गया था। उस मणि जैसी चीज़ को निकालने में वे ढक्कन पर जोर लगा रहा था कि बोतल उसके हाथ में से फिसल कर पत्थर पर गिरी। शैंपेन की बोतल खोलते ही जैसे अंदर का द्रव्य उछल कर बाहर आता है, उसी तरह धुआं हवा में उछला और ओझल हो गया। किसान बहुत डर गया था। अपनी जान बचाकर वो वहां से भागा। पहली बार उसको लगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रात में घमासान मचा था। निशाचर पंखियों ने तहलका मचा रखा था। एकाएक जमील को लगा अब्बा जान दर्द से करहा रहे थे। आलिया को वहीं छोड़कर उठा, कमरे से बाहर आया। आवाज़ मेन डोर के बाहरी हिस्से से आ रही थी। एक पल के लिए उसे अब्बा जान पर गुस्सा आया। मना करने के बावजूद उन्हें इस हालत में बाहर जाना नहीं था। जमील ने जल्दी से मेन डोर खोला। सामने ही अब्बा जान ओदे मुंह पड़े थे। सुध बुध खोकर वो उनकी ओर भागा कि उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए, जैसे किसी ने मजबूती से गला पकड़कर उठा लिया हो। चंद्रमा पूर्णतया निकला ना होता तो काली स्याह रात में एक दूसरे को देखना भी मुश्किल हो जाता। तेजी से भाग रहे नींबू के पीछे रमन और प्रिया दौड़ रहे थे। रमन ने कसकर प्रिया का हाथ पकड़ा था। उसे डर था कि दौड़ते वक्त प्रिया गिर न जाए। नींबू उस फार्म हाउस के खेतों की ओर बढ़ रहा था जो काफी कोकोनट के पेड़ों से गिरा हुआ था। संभल कर रमन प्रिया के साथ खेत में प्रवेश कर गया। उस वक्त वे बहुत चौकन्ना था। फार्म हाउस पर पालतू कुत्तों का होना आम बात थी। हालांकि उन दोनों की किस्मत अच्छी थी, उन्हें एक भी कुत्ता नजर नहीं आया। बड़े बड़े 2-4 खेतों से होकर वे लाल नींबू एक जगह रुक गया। रमन भागता हुआ वहां आकर रुका। तब उसकी सांसें बहुत फूल गई थी। प्रिया अपने दोनों घुटनों पर हाथ रखकर झुक गई, जैसे वे भी बुरी तरह थक चुकी थी। नींबू जहां रुका था वे जगह खेत के एक कोना था। उस जगह पर बहुत घास निकली थी। आसपास एलोवेरा के पौधे जगह जगह फैले हुए थे। बाकी सारे खेत सूखे पड़े हुए थे। ऐसे लग रहा था काफी सालों से खेतों में हल नहीं चलाया गया, ना कुछ बोया गया। सॉरी यार, तुम थक गई ना। घास वाली जगह पर पाँव लंबे करके जैसे ही प्रिया बैठी, रमन ने कहा, तुम्हें गाड़ी में अकेली भी तो नहीं छोड़ सकता था, पर एक गलती हो गई। अब क्या हुआ? प्रिया ने हड़बड़ा कर पूछा। नींबू यहाँ रुका है, मतलब जगह यही है, पर फावड़ा तो हम गाड़ी में ही भूल आए। ओ नो, नींबू के पीछे भागने में उस बात का हमने ध्यान ही नहीं दिया। एक काम करो, तुम दौड़कर फटाफट ले आओ, मैं यहाँ बैठी हूँ। तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? मुझे डर लगता है कहीं वे आ गया और तुम भूल रहे हो। रमन, अगर वे आ भी गया
तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रिया ने अपनी उंगली में अंगूठी बताते हुए कहा, यह पंच धातु की अंगूठी हमारी रक्षा करेगी। तुम जाओ, भागो। समय बर्बाद मत करो, हमारे पास टाइम नहीं है। प्रिया को छोड़कर जाना उसे जरा भी अच्छा न लगा, पर प्रिया इस तरह से चिल्लाई थी कि उसे भागना पड़ा। प्रिया उस जगह पर बैठे बैठे भागते हुए रमन को देखकर मुस्कुरा रही थी। उस हंसी में रमन के लिए सिर्फ प्यार था। उसकी डांट सुनकर वे कैसे भागा था, इसलिए वे अपने आप को हंसने से रोक ना पाई। एक एक मिनट युग की तरह मानो लग रहा था। हवा की जरा सी सरसराहट भी उसे चुका दे रही थी। बार बार वे घबरा कर इधर उधर देख रही थी। बहुत जल्दी रमन फावड़ा लेकर आ गया था। इतनी तेजी से वे भाग कर आया था जैसे कोई उसके पीछे पड़ा ना हो। प्रिया के पास आकर कुछ पल वे ठिठक गया। तुम ठीक हो? बरबस ही प्रिया के मुंह से निकला। हाँ बिल्कुल, तुम्हें डर तो नहीं लगा? नहीं रमन, अब मुझे डर नहीं लगता। उसने रमन की आंखों में अर्थपूर्ण निगाहों से झांकते हुए कहा था। तुम अब नींबू हटाकर फावड़ा से मिट्टी उड़ेलो। नहीं, पहले हम बगल में एक गड्ढा खोद देते हैं। ठीक है, जल्दी करो। प्रिया दूर दूर पेड़ों के बीच में अल्प जल्प हो रही फार्म हाउस की लाइट को देख रही थी। रमन ने फावड़ा से फटाफट एक गड्ढा खोद दिया। अब ठीक है, प्रिया ने 1 फुट की गहराई वाला गड्ढा देखकर कहा। फिर तेजी से नींबू वाली जगह पर वे फावड़ा से मिट्टी हटाने लगे। प्रिया ने मोबाइल की टॉर्च सेम उजाला किया था। टॉर्च की फोक्स लाइट जिस तरह इधर उधर हो रही थी, साफ जाहिर था प्रिया काफी डरी हुई थी। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। दूर दूर घने पेड़ों के बीच से अल्प झलक दिखाई देने वाला फार्म हाउस हॉन्टेड हाउस जैसा लग रहा था। बाबा ने कहा था, जिन्नात की हड्डियां निकालकर दूसरी कब्र में दफनाना इतना आसान नहीं था। हालांकि अब तक कोई भी अनहोनी नहीं हुई थी, कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी थी जिससे दोनों को जान बचाकर भागना पड़ा हो। लगातार मिट्टी उड़ेलते रमन रुक गया। एक हड्डी नजर आई है। उसकी आवाज़ काफ़ी धीमी थी। प्रिया ने टॉर्च लाइट को गड्ढे में ताने रखकर भीतर देखा। छोटी सी हड्डी है, वही सूअर की होगी। रमन ने मिट्टी से हटाकर उसे बाहर निकाला। अब वे संभाल कर मिट्टी हटा रहा था। 2-3 हड्डियां दूसरी निकली। उन्हें साइड पर कर लगातार मिट्टी उड़ेलने लगा। कुछ ही देर में एक हड्डियों का ढांचा दिखाई दिया। दोनों की आंखें फटी सी रह गई। जैसे ही रमन ने हड्डियों का ढांचा हटाने झुका, वैसे ही रमन लुढ़क कर खड्डे पर गिरा, जैसे उसे किसी ने जबरदस्त धक्का दिया था। रमन, प्रिया की आवाज़ दूर जाती हुई सुनाई दी। पलट कर रमन ने देखा तो चंद्रमा की रोशनी का उजाला व्याप्त था। कुछ हल्की रोशनी में कहीं उसका चांद नजर नहीं आ रहा था। वे व्याकुल हो गया। प्रिया, जोर से वे चीखा था। रमन, मैं यहाँ हूँ। 2-3 मीटर की दूरी पर प्रिया ओदे मुंह पड़ी कराह रही थी। छलांग लगाता हुआ रमन उसके पास आ गया था। उसका सर अपनी गोद में लेकर पागलों की तरह दहाड़ा। प्रिया, वो आ गया है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम डरना मत प्रिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रमन को बौखलाया देखकर प्रिया डर गई थी। रमन, रमन, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। रमन प्रिया की आंखों में देख रहा था। गलती हो गई मुझसे प्रिया, बहुत बड़ी गलती। मुझे तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मैं तो बेमौत मर जाऊंगा। ओ शट अप यार, कम से कम इस वक्त ऐसी बातें ना करो। कुछ भी हो जाए, हमें हार माननी नहीं है। सुन रहे हो तुम? चाहे मेरी मौत क्यों ना हो जाए, तुम वे हड्डियां वहां से निकाल कर दूसरी कब्र में डालोगे। वादा करो मुझसे।
ऐसी बातें मत करो प्रिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जानती हूँ, पर तुम्हें ये करके दिखाना है। मैं वादा करता हूँ, जिस काम को अंजाम देने आया है उसे पूरा किए बगैर मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी कसम प्रिया। प्रिया की आंखें भर आई थी। उसका मन किया दौड़कर तेजी से उसके गले से लिपट जाए, पर अपने मन पर कंट्रोल किया। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था रमन उसे अपनी ओर खींचता जा रहा है। अब उसने रमन की भी फिक्र होने लगी थी। खुद को संभालते हुई प्रिया तेजी से खड़ी हुई। अपने चारों ओर खेतों के किनारे पर खड़े घने पेड़ों को वो देख रही थी। पर्नों की सरसराहट से उसके कान बज रहे थे। एक वृक्ष पर कोई बड़ा सा पक्षी बार बार पंख फफड़ा कर उड़ रहा था और वापस पेड़ की चोटी पर बैठने की कोशिश कर रहा था, मगर जैसे उस पेड़ पर कोई था जो उसे वहां बैठने नहीं दे रहा था। अब्बा को कराहता देखकर जमील जैसे ही बाहर आया, उसकी गर्दन को जिन ने दर्द दबोचा। जमील की पूरी बॉडी हवा में लहरा रही थी। उसको ऊपर उठा लिया गया। आवाज हलक में रुक गई थी। एक पल के लिए उसे लगा कि जिन्नात उसे मौत के घाट उतार देगा। उसी वक्त तेजी से उसके मन में एक विचार कौंधा। एक पल की भी देरी किए बगैर उसने जीन्स की जेब में हाथ डाला। उसके हाथों में वे चीज़ थी जो अलग होते वक्त बाबा ने उसे ये कहकर दी थी कि अगर जिन्नात का दोबारा सामना हुआ तो ये चीज़ उसके शरीर को सटा देना। वे और कुछ नहीं, सूअर की हड्डी थी। तेजी से उसने वो हड्डी अपनी गर्दन को जकड़े हुए हाथ पर लगा दी। वे ज़मीन पर ऐसे गिरा जैसे किसी ने उसे पटक दिया हो। वह उसके सामने खड़ा था, तकरीबन 7 फुट का ऊंचा था। उसके बदन पर श्वेत लिबास था। आंखों से अंगारे बरस रहे थे। यहाँ तुमने मुझसे मेरी दुल्हन को छीना है और वहाँ तुम्हें चाहने वाली प्रिया मुझे मिटाने की कोशिश में लगी है। जहाँ से मेरा वजूद है वहाँ पहुँच गई है। वे तू देख, उसका मैं क्या हशर करता हूँ। इतना कहकर वे तेजी से हवा के झोंके की तरह गायब हो गया। जमील के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी रही थी। प्रिया मुश्किल में है। क्या वे हॉस्पिटल से भागी है? अपने घर में प्रवेश करते ही जमील ने प्रिया की दादी को कॉल लगाई। प्रिया का मन घृणा से भर गया था। दूर दूर काले घने अंधेरे में वे पेड़ डरावना नजर आ रहा था, जिस पर एक लंबी पंखों वाला बड़ा पक्षी बैठने की नाकाम कोशिश कर रहा था, क्योंकि वृक्ष पर कुछ था जो उस पर बार बार झपट रहा था। ना जाने क्यों एक पल के लिए प्रिया को लगा जैसे वे डरावना पक्षी उनका ध्यान भंग न करना चाहता हो। पर अब प्रिया रुकने वाली नहीं थी। मन में ठान कर उसने अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए। रमन की हार्ट बीट काफ़ी बढ़ गई थी। मौत से डर कर पीछे हटने वालों में से प्रिया नहीं थी। हॉस्पिटल से उठकर आई प्रिया के बुलंद हौसले को देखकर रमन काफ़ी हैरान था। जिन्नात को परास्त करना इतना आसान भी नहीं था। वे कभी भी किसी भी रूप में सामने आ सकता था। प्रिया फिर से जिन्नात की कब्र तक पहुंच गई। रमन ने जब उसे कब्र की और आगे बढ़ते देखा तो वे भी किसी बात की परवाह किए बगैर उस तरफ भागा। मुझे ज़रूरत है तेरे ज़िंदगी की, तू दाव पर ना लगाया कर। बरसों के बाद सुकून है दिल को, मेरे दिल को ना जलाया कर। वही शायराना अंदाज, वही लहजा, वाह वही रवानगी। जमील की आवाज़ सुनते ही दोनों चौंके। जहाँ गाड़ी खड़ी थी उधर से जमील चला आ रहा था। दोनों उसे हैरानगी से देख रहे थे। ठीक गाड़ी की बगल में जमील की कार को प्रिया ने देखा। जमील को देखकर प्रिया अपना आपा खो बैठी। उसके बदन में जैसे चींटियां रेंगने लगी। बदन में उठी मीठे कंपनों की लहर ने उसे झकझोर कर रख दिया। वे भागी जमील की ओर।
रुक जाओ प्रिया, ये अच्छी बात नहीं है, रुक जाओ प्लीज़। प्रिया पर जैसे नशा सवार था। जमील को मिलने की तड़प थी। उसे जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। रमन हताश जरूर हुआ, मगर उसने अपना काम अधूरा नहीं छोड़ा। जैसे ही उसने हड्डियों के ढांचे को हाथ लगाया कि इधर प्रिया के बिल्कुल करीब पहुंच चुका जमील जैसे गधे के सिंग की तरह गायब था। प्रिया को जैसे झटका लगा। जमील की गाड़ी भी गायब हो गई थी। प्रिया समझ गई जिन्नात उसे अपने झांसे में लेने में सफल हो गया था। प्रिया रमन से काफी दूर अकेली खड़ी थी। रमन ने जैसे ही जिन्नात की हड्डियों को बाहर खींचा, तभी एक आकस्मिक हुए शोर से दोनों चमके। वे घने पेड़ पर से चमगादड़ों का एक बड़ा काफिला एक साथ उड़ा। हवा में काला स्याह अंधेरा छा गया। इतने सारे चमगादड़ रमन और प्रिया ने कभी अपनी जिंदगी में देखे नहीं थे। दोनों खौफजुदा होकर आत्मा को देखने लगे। चमगादड़ों का सारा काफिला इस वक्त प्रिया के ऊपर मंडरा रहा था। सारा माजरा समझ में आते ही रमन चीखा, भागो वहां से प्रिया, अपनी जान बचाओ। बौखलाया हुआ रमन प्रिया के इर्द गिर्द मंडराने लगे चमगादड़ों को देखकर घबरा गया था। ये चमगादड़ कहीं प्रिया के बदन को नोच नोच कर खा न जाए। प्रिया हड़बड़ाकर वहां से भागी। चमगादड़ों का काफिला डरावनी चीखों के साथ उसके पीछे भागा। कुछ कुछ चमगादड़ों ने प्रिया पर हमला बोला, लेकिन रमन छलावे की तरह वहां से कूदा। दौड़कर उसने प्रिया को अपने शरीर से ढक दिया। रमन ने जैसे ही प्रिया को अपनी बाजुओं में जकड़ लिया था, तब ढेर सारे चमगादड़ रमन के शरीर पर चिपक गए। उसकी पीठ को नोचने लगे थे। रमन की चीखें प्रिया का कलेजा चीर रही थी। जब चमगादड़ों ने हमला बोल दिया, प्रिया अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढककर बचाने में लगी थी, मगर मजाल थी जिन्नात की जो रमन के हौसले को वो डगमगाता। रमन ने तेजी से प्रिया को अपनी बाजुओं में समेट लिया। जब रमन की चीखें भयानक रात के सन्नाटे में गूंजने लगी, उस वक्त प्रिया अपने आप को काफी बेबस महसूस कर रही थी। ना जाने क्यों रमन को कराहता देखकर तड़प उठी थी। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसके बदन से कोई रूह निकाल कर ले जा रहा है। रमन के दूर हो जाने का डर उसके दिमाग पर हावी हो गया था। प्रिया को इस बात का एहसास हो गया था कि वे रमन के बिना अधूरी थी। अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने तुरंत ही कंधे पर लटक रहे पर्स से अपना मोबाइल निकाला और फटाफट उसकी टॉर्च लाइट जलाई। प्रिया ने जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। वैशी चमगादड़ों का पूरा काफिला अचानक जैसे गायब हो गया। प्रिया ने टॉर्च लाइट से रमन की पीठ को देखा। रमन के शर्ट में जगह जगह पड़े फोड़ों से रक्त निकल रहा था। बहुत जख्मी हो गया था रमन। प्रिया से वे देखा न गया। उसका हृदय भर आया। उसने रमन के माथे को चूम लिया, फिर उसको दबोच कर अपने सीने से लगा लिया। रमन ने चेहरे पर सुकून रखा, और सुकून था, क्यों ना हो, वे प्रिया को बचाने में सफल हो गया था। अपनी जान की उसे परवाह नहीं थी। सॉरी प्रिया, मैं अपने मकसद में सफल हो जाता, पर तुम पर हमला हुआ तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं सब कुछ समझ गया हूँ। जिन्नात अलग अलग तरीके अख्तियार करके वार कर रहा है। मैं उसके इरादों को भांप गया हूँ। उसको कब्र में दफन होने से कोई बचा नहीं सकता। तू देख प्रिया, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको दफन करके ही मैं लौटूंगा। रमन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। प्रिया एक शब्द भी
बोल नहीं पा रही थी। अब उसका मन जैसे उसे रोकना चाहता था। वे काफ़ी हद तक डर गई थी। रमन को वे अब खोना नहीं चाहती थी। नहीं रमन, अब रहने दो, हम वापस चले जाते हैं। पागल हो, जिन्नात हड़बड़ा गया है। वो हम दोनों पर हमला नहीं कर सकता, इसलिए बार बार पैंतरा बदल कर सामने आता है। तू चल मेरे साथ, तू अब मेरे साथ ही रहना। इस बार उसका काम तमाम कर दूंगा मैं। रमन अपने दर्द की परवाह किए बगैर प्रिया का हाथ पकड़कर आगे बढ़ा। उस वक्त प्रिया सहमी हुई निगाहों से इधर उधर देख रही थी। रमन जब उस कब्र तक वापस पहुंच गया, तब प्रिया ने कब्र में दिखाई दे रही हड्डियों को धिक्कार से देखा। रमन तेजी से वापस कब्र में झुका। जैसे ही रमन ने हड्डियों के ढांचे को उठाया, सामने ऊंची ऊंची घास में कुछ सरसराहट हुई। ऊंची ऊंची घास में कुछ सरसराहट हुई। उस तरफ ध्यान दिए बगैर रमन तेजी से हड्डियों के कंकाल को लेकर नई कब्र की ओर भागा कि तभी एक मोटे काले भद्दे से दिखने वाले नेवले ने छलांग लगाकर रमन पर हमला बोल दिया। नेवला इतना खूंखार था कि रमन और प्रिया चीख उठे। नेवला रमन के पैरों को चिपक गया था। रमन गुस्से से नीचे बैठ गया, अपनी मुट्ठियां में बींस कर नेवले को खींच रहा था, पर वे अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। बासमती चावल जैसे नुकीले दांत रमन के गोश्त में उतर गए थे। जब रमन ने जोर से उसे खींचकर जमीन पर दे पटका, तब रमन के पैर पर धारदार ब्लेड से किसी ने वार किया हो। ऐसे दो लंबे चीरे पड़ गए थे। प्रिया अभी भी आंखें बंद करके खड़ी थी। उसको मालूम ही नहीं था कि रमन ने और एक हमले को नेस्तनाबूद कर दिया था। हड्डियों के कंकाल को दोबारा उठाकर नई कब्र पर वो कूद गया। जब वे कंकाल लेकर कूदा था, तब उसके सामने आग का गोला नजर आया था। रमन एक पल के लिए भी ठिठका नहीं था। जैसे ही हड्डियां जमीन में पड़ी, रमन ने मिट्टी से पूरा गड्ढा भर दिया। एक तूफान जैसे शांत हो गया था। हवाएं गायब हो गई, पेड़ों ने हिलना डुलना बंद कर दिया। सारा माहौल जैसे के सम्मोहन से मुक्त हो गया था। रमन के कंधे पर सर रख के प्रिया चल रही थी। काफी घायल होने के बावजूद रमन की जिंदगी करवट बदल रही थी। एक सुहानी सुबह का आगाज हो रहा था। जिंदगी जैसे खूबसूरत लगने लगी थी। जिन्नात का खात्मा हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे। प्रिया ने जान की बाजी लगाकर जिन्नात को कब्र में गाड़ दिया था। उस बात की जमील को खुशी थी और हैरानी भी इतनी अधिक थी कि प्रिया रमन के साथ शादी की तैयारियों में जुट गई थी। अचानक आलिया के पेट में दर्द शुरू हुआ। उल्टियां हो रही थी। डॉक्टर से चेकअप करवाने पर जो बात उन्होंने बताई, तो जमील के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। आलिया को दूसरा महीना चल रहा था। जमील को याद था, काफ़ी टाइम तक उसने आलिया को हाथ लगाया नहीं था। तो फिर उसको महसूस हो रहा था, कहीं दूर वादियों में जिन्नात के हास्य की गूंजें सुनाई दे रही थी। अपने पेट पर हाथ रखते हुए आलिया खौफजदा हो गई थी। और यही होता है जिन्नात के साए और खूबसूरत लड़की की कहानी का अंत। दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए साधु संत फकीरों रहबरों की सदा ही जय जयकार। धन्यवाद दोस्तों।